डॉक्टर कमर चीमा, अब ये जरा समझाइए कि इसके अंदर एक तो पहलू वो है कि वो चाहते हैं कि अपना एक इसराइल ये चाहता होगा कि उसका एक एडवर्सरी वहां पर है। ठीक है, रिजीम चेंज हो गया, सारा कुछ हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, सारा कुछ आपने अमेरिका को इस जंग में धकेल दिया। लेकिन दूसरा पहलू जो है जिसके ऊपर बड़ी बात होती है वो ग्रेटर इसराइल की होती है कि जी इसराइल अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है और वो नहीं चाहता कि खित्ते में कोई भी ऐसा मुल्क हो जो उसको टफ टाइम दे सके किसी भी तरीके से। अब आप ये देखें कि इसराइली जहाज या इसराइली मिसाइल ईरान का उसके साथ बॉर्डर नहीं जुड़ता, लेकिन उसके बावजूद वहां से परवाज करते हुए बिला रोक टोक आके ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। अब ईरान का एक खदशा या खतरा नहीं रहेगा तो फिर तो उसके लिए स्काई इज क्लियर एंड देन हु नोज कि अगली बारी किसकी हो। जी बिल्कुल, और मैं वैसे समझता हूँ जाती तौर पे ये जो सवाल है अगली बारी किसकी हो, कई दफा बहुत सारे लोगों का शायद इशारा जो है वो शायद हमारी तरफ भी आता है। मैं समझता हूँ कि हम ना तो तुर्की भी हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं होती है। देखिए पाकिस्तान है, हम ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम कोई और मुल्क है। हमारी एक एस्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर है। दुनिया ने आज तक कभी ऐसी कोई जंग नहीं देखी और हमें स्कोर सेटल करना भी बड़ी जल्दी आता है। और हम आपको पता है उधार किसी का नहीं रखते और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप तो ज्यादा ही पता है मेरे से। अब जो बात आपने की ग्रेटर इसराइल की, मैं देखें ये वो समझते हैं कि एनिमीज रखो। ईरान एक ऐसा वो, और उनको पता है कि ये एक ऐसा एनिमी है जो कि डीप रूट्स हैं उसकी। सो ग्रेटर इसराइल के लिए ईरान का रहना जरूरी है, ईरान की प्रॉक्सीज का रहना जरूरी है, ताकि वो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर वो एक्ट कर सके, एक वैलिडेशन मिल सके उसको कि हाँ जी मैं इसलिए ये कर रहा हूं बिकॉज आई हैव थ्रेट्स टू माय सिक्योरिटी। ट्रू। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ हुआ है, अब देखिए ये प्रॉक्सीज थी तो आपने देखा कि सीरिया पूरे का पूरा ले लिया। अब ये प्रॉक्सीज की वजह से सीरिया इनके हाथ में आया ना, वैसे तो नहीं आना था। ये कल कला को इराक भी आएगा, कल को जैसे बहुत सारी सॉफ्ट स्टेट हैं इस खित्ते के अंदर, वो भी इनकी बातें जो है वो मानेगी। तो मुझे लगता है कि ये ग्रेटर इसराइल जो है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से तो नहीं समझ आता कि ये कैसे होगा, क्योंकि बॉर्डर्स चेंज करना है आसान काम नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। देखिए आप इस जंग के अंदर आप देखिए, आज मैं देख रहा था स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो पेड्रो सांचेज हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो कंडेम करते हैं और ये अमेरिका के लिए गलत किया है। बहुत सारे और ममालिक भी ये कह रहे हैं। सो अमेरिका का मॉडल ये होता था, वो दुनिया में जहां जंग करने जाता था यूएन को साथ लेके जाता था, उसकी अप्रूवल लेता था, नेटो ममालिक को साथ लेके जाता था। ये जो एक तरीकाकार और जो रवैया है इसको बहुत सारे लोग अप्रूव नहीं करते। और इसराइल के हवाले से भी तो ये ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी है। और एक मैं और बात भी यहां करना चाहता हूं, आप ये जरा जंग को सेटल होने दें। आप देखिएगा कि ये जो अरब ममालिक के अंदर अमेरिका की बेसिस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या ये हमारे दिफा के लिए है या हमारे लिए लायबिलिटी है। नहीं, यही सवाल मैं जौहर सलीम साहब से करना चाह रहा था कि आपके घर में बैठकर अगर कोई मुझे टारगेट कर रहा हो तो ईरान का मौकिफ तो यही है कि भाई आपके घर से कोई टारगेट करेगा या कोई फैसिलिटेशन करेगा, या जैसे हुजैफा और मैं बात कर रहे थे कि रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी या कोई सहूलत फराम करेगा या वैसे लॉजिस्टिक्स फराम करेगा, तो फिर तो आप समझेंगे ना कि उस जगह को टारगेट करना या उस मुल्क को जो फैसिलिटेट करना ये मेरा हक है। ईरान के 8 त्यारे थे, 8 त्यारों में फ्यूल खत्म हो गया था, उन्होंने फिर कोई और ऑप्शन नहीं थी, फिर ओमान में उतरने की इजाजत मांगी, वो खबर भी चल रही है। तो जाहिर है स्पोर्ट तो एक इखलाकी स्पोर्ट बड़ी होती है, एतमाद बड़ा होता है। यानी शेर जो है वो हाथी से कमजोर होता है। एक हाथी 100 शेरों को मार सकता है, लेकिन हाथी के पास करेज नहीं होती। वो करेज जो है वो शेर के पास होती है। जब आपके पास नीचे बेसिस मौजूद होती हैं तो आपके पायलट के पास करेज बड़ी होती है कि अगर मुझे हिट भी किया गया तो मैं इजीली जो है अपने आप को इवैक्यूएट कर सकता हूं, इजीली मैं लैंड कर सकता हूं, मैं हॉस्टाइल टेरिटरी में नहीं हूं, मैं आई एम गोइंग टू लैंड समवेयर। तो इस पर अब जाहिर है